पूरी इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था किशोर, और लगातार उरी हमले के बाद से ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही थी और एकदम ये पिन पॉइंट अटैक है। इंटेलिजेंस एजेंसीज पिछले करीब एक हफ्ते से ज्यादा जानकारी वो जुटा रही थी और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टेररिस्ट कैंप है खास तौर पर उन पर निशानदेही की जा रही थी। और अब जबकि जो तस्वीर आएगी, साफ तस्वीर आएगी, बहुत ज्यादा आतंकियों की हमें कैजुअलिटीज देखने को मिलेगी। और ये वही ट्रेनिंग कैंप है जहां से सुसाइड बॉम्बर निकलते हैं, जहां से कश्मीर में लोग इंट्रूड करते हैं और जहां से ज्यादा खतरनाक हमले को अंजाम देते हैं। तो एक तरफ जहां पर एयरफोर्स ने बेहद अच्छा काम किया है, वहीं दूसरी ओर इंटेलिजेंस इनपुट का, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का एक बहुत अच्छा ये नमूना है। और इस कोऑर्डिनेशन के बारे में अभी तक क्या जानकारी है संदीप हमारे पास? ये जो कोऑर्डिनेशन जिसका जिक्र अमित पांडे कर रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी अभी तक, किस तरह की? जाहिर सी बात है, बिल्कुल ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जब इतना सक्सेसफुल है, लेकिन और क्या जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में? किशोर, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब जैसलमेर में हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई थी वायु शक्ति, उसमें बाकायदा एयर चीफ ने इस बात को इंडिकेट किया था कि हम किसी भी जो एक्ट को करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जो भी फैसला जो पॉलिटिकल लीडरशिप लेगी उस पर हम लोग कार्रवाई को अंजाम देंगे और बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस तरीके की चीजें सीधे तौर पर एयरफोर्स के सामने रखी और जिसका नतीजा ये देखा गया है। खुद जो है अगर सूत्रों की माने तो ये सीधे तौर पर जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को संदेश है कि अगर आप लोग टेररिस्ट कैंप बंद नहीं करते तो हम बंद कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये सीधे तौर पर एक इशारा है। और कोऑर्डिनेटेड की हम लोग बात करें तो लगातार जो है इस तरीके की इंट रिपोर्ट मिल रही थी कि पाकिस्तान, और पहले से ही ये जो फोर्सेज हैं उनको इस बारे में जानकारी थी कि कहां कौन से टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं। और उसके बाद जब ये पुलवामा का अटैक होता है उसके बाद किस टेररिस्ट कैंप को जो और लॉन्च पैड को जो है पीछे शिफ्ट किया गया और उसके बाद जो है मार्किंग के बाद बाकायदा इसको पूरी तरीके से मैपिंग करने के बाद ही जो है इस अटैक को अंजाम दिया गया है। और ये एक साथ जो है तकरीबन 1 दर्जन के आसपास मिराज 2000 जो है उसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। अगर हम लोग बात करें इस ऑपरेशन में, अगर जरूरतों की बात करें तो ग्राउंड पूरा एंटी एयरक्राफ्ट गन से लेकर हर चीजें जो इस वक्त तैनात थी। और साथ ही जो एयरक्राफ्ट जब फ्लाई कर रहे थे उस वक्त जो है कहीं ना कहीं उस वक्त जो है जो अवैक्स जो रडार सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव था। साथ ही जो है एयर टू एयर रिफ्यूलर जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव था, फ्लाई में था। और वो चूंकि अगर किस तरीके की स्थिति ऐसी होती कि आमने सामने की, तो एयर टू एयर रिफ्यूल करने की भी व्यवस्था थी। पूरी एजेंसीज जो है इस पूरे ऑपरेशन में एक साथ एकजुट कर जो है इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया। जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें उरी के बाद जो ऑपरेशन हुआ वो भी एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान करके ही ऑपरेशन किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान को इस बारे में पहले से आभास था कि अगर जो इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान का पर अटैक करता है भारत, तो जाहिर सी बात है कि वो किस तरीके का ऑप्शन ले सकता है। लेकिन शायद इस तरीके की चीजें मैं बताऊं कि वहां के पाकिस्तान के सोशल मीडिया में काफी दिनों से पुलवामा अटैक के बाद से लगातार इस बारे में चर्चा वहां सोशल मीडिया में ये हो रही थी कि भारत जो है इस बार जो है एयर स्ट्राइक से जो है उन सब ठिकानों को नष्ट करेगा जहां पे कि टेररिस्ट कैंप चलते हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों, चाहे लश्कर तैयबा के हों या HM के हों। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा टेक्टिकल प्लान जो है बनाने के बाद ही, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन जो कंडक्ट किया गया है इसका सक्सेस रेट ही इसको देख के कह सकते हैं कि किसी भी तरीके की कोई कैजुअलिटी या किसी इसकी आवाज सुनना जरूरी है संदीप, ये दमक सुनना जरूरी है, वो आवाज सुनते हैं। ये आवाज कोई साधारण आवाज नहीं है, ये आवाज है सर्जिकल स्ट्राइक 2 की। मिराज 2000 ने POK में बम गिराए हैं, आतंकियों के ठिकानों पर बम गिराए हैं। ये सुबह जो हुआ उसकी आवाज आप सुन रहे हैं। ये आवाज पाकिस्तान में बहुत दूर तक गई है, ये आवाज बहुत दूर तक गई है पाकिस्तान में। POK में बने जैश के ठिकानों पर हवाई हमले की कोशिश की है, जिसके लिए भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बालाकोट तक पहुंच गए। बालाकोट में बड़े धमाके सुनाई देने का भी दावा किया गया है।
3 आतंकी ठिकानों पर 21 मिनट तक एयर स्ट्राइक हुई है। बालाकोट में 3:45 से 3:53 तक हमला चला। जैश, लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने तबाह किए गए। पीओके में आतंकियों के लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए। मुजफ्फराबाद में 3:38 से 3:55 तक हमला चला। चकोटी में 3:58 से 4:04 तक हमला चला। कुल 21 मिनट तक एयर स्ट्राइक ये चली है और अब भारत के हवाई हमले से घबराया पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है वहां पर, जब ये भारत ने हमला किया है। याद रखिए, ये खबर कि भारत की तरफ से विमान आए हैं, ये पाकिस्तान नहीं दी। पाकिस्तान ने कहा कि भारत की तरफ से विमान आए और कुछ गिराकर चले गए हैं, बम पेलोड गिराकर चले गए, यानी बम गिराकर चले गए हैं। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ये तो नहीं मानेगा कि जैश के आतंकी हमारे यहां थे, उनको मारकर चले गए हैं। लश्कर के आतंकी हमारे यहां थे, यानी हमारे यहां, उनके यहां नहीं, पीओके में, ये उनका है नहीं, पीओके है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। वहां पर ये आतंकी जो पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित वहां बैठे रहते हैं, क्रॉस करने को तैयार रहते हैं, उनको मार गिराया गया है। कि पुलवामा होगा तो ये होगा, ये भारत ने साफ दिखा दिया है। रिफत के बाद चलते हैं श्रीनगर में। रिफत, जैसा सुखबुगाहट की बात की संदीप ने कि उधर पाकिस्तान में सुखबुगाहट थी, इधर कश्मीर में, इधर भारत में भी सुखबुगाहट थी कि कुछ तो होना है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे कई दिनों से इस तरह का खदशा था कि कुछ न कुछ बड़ा होना है और यहाँ पे लगातार जिस तरीके से जेट्स रात को घूम रहे थे, और अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा एयरपोर्ट के इर्द गिर्द या एलओसी के इर्द गिर्द इस वक्त भी जो है जेट्स जो है घूम रहे हैं और आवाज यहाँ से सुनाई दी जा रही है। इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन इर्द गिर्द जो है आवाजें सुनाई दे रही हैं। जेट्स की पूरी तैयारी थी कुछ न कुछ करने की, और रात के दौरान इस तरह की स्ट्राइक्स जो हुई, और हालांकि अभी भी जो है पाकिस्तान डिनाई कर रहा है। पाकिस्तान ने एडमिट किया है कि यहाँ के जो जेट्स हैं वहां पहुंचे, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया और उसके बाद बॉम्ब गिराए, वहां तक भी एडमिशन है। लेकिन उनका कहना है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। भागते भागते जो है भारत के तरफ से जो स्ट्राइक हुई थी, जहाज जो है वो भागते भागते बॉम्ब शेल्स जो है वो फेंके। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने एडमिशन भी किया है कि उस पार यहाँ के जो है जेट्स गए हैं और वहां पे बॉम्ब गिराए हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति वहां की तरफ से होगी, क्योंकि हो सकता है कोई रिएक्शन हो, लेकिन यहां से तैयारी जरूर हुई है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, जिस तरीके के अंदाजा लगाया जा रहा था यहां पे और जिस तरीके का टेंशन देखने को मिल रहा था कश्मीर घाटी में, क्योंकि मूवमेंट ऐसी थी फौज की भी और लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जिस तरीके से न्यूज 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया था बारामूला से कि किस तरीके से वो फोर्स आर्टिलरी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ लिया जा रहा है और तैयारी कुछ न कुछ हो रही है। और जब पेट्रोल पंप्स पे ऑल ऑफ अ सडन पेट्रोल शॉर्ट हो गया और ये कहा गया कि अब पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसी टाइम शायद फौज के लिए या बाकी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके लिए इंश्योर की जा रही थी फ्यूल की सप्लाई, क्योंकि कुछ होने वाला था। तो अब देखना यह होगा कि उस पार से क्या रिएक्शन होगी। फिलहाल यहां से तो वहां जेट्स दाखिल हो गए और जिस तरीके से कहा गया कि लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो तबाह हो गए वहां पे मुजफ्फराबाद में, और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो स्ट्राइक हुई है, जिस तरह से मैं फिर से कहना चाहूंगा, जिस तरीके से ISPR मेजर जनरल गफूर ने ट्वीट किया और पहले यह कहा कि एयर वायलेशन हुई, उसके बाद एक और ट्वीट किया, कहा कि जो यहां पे फोटोग्राफ्स भी दिखाए, कहा कि बॉम्ब जो है यहां पे गिराए गए लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। अब देखना होगा कि उनकी तरफ से भी कुछ न कुछ हो सकता है कि वो रिएक्ट करें, क्या कुछ होगी स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहां की तरफ से तो जेट्स जो है उस पार दाखिल हुए, बॉम्ब गिराए, लेकिन अब देखना होगा कि उस पार से क्या कुछ रिएक्शन होगी। शायद भारत फिलहाल तो तैयारी होगी जिस तरीके से। फिलहाल तो ये पुलवामा का जवाब देख रही है इसको जनता। आप कह रहे हैं कि उधर जो है खलबली है, वो जाहिर सी बात है, बिल्कुल खलबली है। संदीप भी बता रहे हैं उधर खलबली है, उधर विदेश मंत्री जो है वहां बैठक कर रहे हैं, क्योंकि वो डिनायल में रहे हमेशा, और अब तक वो इस बात के डिनायल में रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टेरर कैंप्स भी चलते हैं। तो उनके लिए ये मानना तो जाहिर सी बात आसान नहीं है कि टेरर कैंप्स थे, उनको तबाह कर दिया गया, इसलिए वो कहेंगे कि नहीं आए, बम गिराए और कुछ नहीं हुआ। लेकिन टेरर कैंप्स तबाह हुए, 200 से 300 अभी आंकड़ा आ रहा है कि तकरीबन 300 आतंकियों को वहां पर मार गिराया गया। मिराज 2000 ने जो पीओके में बम गिराए हैं। तो 12 मिराज 2000 फाइटर जेट से बमबारी की गई है, बड़े नुकसान की खबर है। लेकिन इस बीच में जो पाक मीडिया में खबरें चल रही हैं या फिर उनके सेना की तरफ से जो बयान आए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया की तरफ से विमान तो आए थे, खुली जगहों पर उन्होंने बम गिराए हैं, कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं है, कहीं कोई नुकसान नहीं है।
और कुछ मील तक भीतर आने की बात पाक ने स्वीकार की है, लेकिन कैजुअल्टी की बात और किन इलाकों को तहस-नहस किया है, इसके बारे में भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। ये वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मोहम्मद, पाकिस्तान और लश्कर तैयबा, पाकिस्तान और हाफिज सईद, पाकिस्तान और मसूद अजहर और बाकी सब लोग ये एक ही। ये जो डिस्टिंक्शन करने की कोशिश पाकिस्तान करता रहा कि स्टेट और नॉन स्टेट, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। और वो भारत इस पूरे न सिर्फ इस हमले से, इस पूरी कार्रवाई से जो डिप्लोमेटिक स्तर पर भी चली और अब मिलिट्री स्तर पर भी ये करने में कामयाब हुआ है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात इस पूरे कल रात की लग रही है। अमिता, यही जो पहली सीसीएस हुई थी पुलवामा के बाद, किशोर आपको याद होगा, तब यही तय हुआ था कि राजनीतिक रूप से भी मारा जाएगा, सैनिक हमले में भी मारा जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी पाकिस्तान को अलग थलग किया जाएगा। शायद उसी कड़ी का अंजाम है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को पीछे हटना पड़ा, जैसे मोहम्मद का नाम लिया गया, अमेरिका ने चीन का नाम लिया, फ्रांस ने पहल की, तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो महत्वपूर्ण देश हैं, जो सुरक्षा परिषद में भी हैं, उन सब ने पाकिस्तान का नाम लिया है, उन्होंने जैसे मोहम्मद का नाम लिया है। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान को इन सबको बैंड ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना पड़ा। सबसे पहली सफलता भारत की यही हुई है। दूसरी सफलता अब से 27 तारीख को चाइना, रशिया एंड इंडिया, इन तीनों के विदेश मंत्रियों का समिट है चीन में। यहां पे सुषमा स्वराज जा रही हैं, यहां पर भी आतंक की बात वो रखेंगी। आपको एक और चीज बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जो इस्लामिक कंट्रीज की 50 देशों की संस्था है, इसने भी सुषमा स्वराज को मार्च के 1 और 2 तारीख को गेस्ट ऑफ ऑनर करके बुलाया है। तो तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में भी और जो ताकतवर देश है सुरक्षा परिषद में, यूएन की, उन सब जगह पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश को भारत अंजाम तक पहुंचाने में लगा हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, वो जो नॉन स्टेट एक्टर के नाम पर पाकिस्तान अब तक दुनिया के और भारत के साथ खिलवाड़ करता रहा है। नॉन स्टेट एक्टर के नाम पर आईएसआई और पाकिस्तान की सेना जिस तरह से कश्मीर में गड़बड़ियां मचाती रही है, उनका खुलासा ऐसे हमलों से भारत कम से कम उनका मॉरल जरूर डाउन करने में सफल होगा। सर्जिकल स्ट्राइक भी हो चुकी है, एयर स्ट्राइक भी हो चुकी है। ये सीधा संदेश है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अगर ऐसे लॉन्च पैड बनाए गए, ऐसे ट्रेनिंग कैंप बनाए गए, तो भारत उनको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और इन दोनों मामलों में कम से कम भारत की सरकार ने सफलता जरूर प्राप्त की है। किशोर, ये नई बात नहीं है स्टेट और नॉन स्टेट करना पाकिस्तान का, ये नई बात नहीं है। ये तो 1948 से करता रहा है कि हम कबायली हमारे नहीं थे, ये कोई और था, ये करगिल में हमारे लोग नहीं थे, ये कोई और था, ये आपके विद्रोही थे, ये वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब दुनिया की नजर में ये लगभग बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि ये सब लोग एक ही हैं, ये पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान के अलग अलग टूल्स हैं। संजीव जी। जी, निश्चित रूप से ये जो आपने कहा, ये पाकिस्तान लगातार यही कार्य करता रहा है। 1948 में जो युद्ध हुआ, 47-48 में, उसमें भी पाकिस्तान ने यही कार्य किया कि उन्होंने कहा कि ये कबायली हैं और ये हमारे लोग नहीं हैं, जबकि वो उन्हीं के लोग थे। उसी के साथ साथ जितने भी जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो आपने लेटेस्ट देखा, जो चौथा जो लिमिटेड वॉर जो भारत पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान ने अपने लोगों को ही भेजा, ट्रेन करके भेजा और कहा कि बाद में हमारे लोग नहीं हैं। तो पाकिस्तान ये जो कार्य करता है, प्रॉक्सी वॉर का कार्य करता है, उसने लगातार यही कार्य किया है और उसके बाद वो लगातार डिनायल मोड में जाता है कि नहीं हमारे लोग नहीं है। तो ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र दिखाता है और ये दिखाता है कि पाकिस्तान हमारे लिए तो साफ है, वही मैं कह रहा हूँ 1948 से प्रबल हमारे लिए तो साफ है पाकिस्तान का दोहरा चरित्र। ये खासकर जो कल रात को हुआ है, इसमें अब दोहरा चरित्र किसी को कोई गुंजाइश, शक की गुंजाइश रह जाएगी दुनिया में? देखिए, शक की गुंजाइश कोई नहीं रही और शायद इसी जो कार्रवाई की गई है वो संदेश देने के लिए की गई है कि देखिए आप लाख दावा करते रहिए कि यहां आए गए वो लोग थे, वो लोकल थे और फिदाइन बने और हमारा कोई हाथ नहीं है, हम एडमिट कर लेंगे। तो ये जो एयर स्ट्राइक की गई वो यही मैसेज देने के लिए की है कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अब आपके ऊपर ओनस है कि आप अपने यहां से जो खुराफात करने के लिए यहां भेजते हो, ये आपके लोग हैं और अगर ये आएंगे तो हम इनको मारेंगे। और यही मैसेज दिया गया। जो पाकिस्तान की हुकूमत
करगिल के युद्ध में अपने पाक आर्मी रेगुलर की बॉडी तक नहीं ली, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्या कभी एडमिट करे? वो कभी नहीं मानेगी इस तरह की बात, और ये उनको सूट भी करता है कि नहीं जी हमारे तो नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करके और दूसरा एयर स्ट्राइक करके कल ये मैसेज दे दिया कि आप पाकिस्तान की नजर में ये नॉन स्टेट एक्टर हो सकते हैं, कबायली हो सकते हैं, लोकल हो सकते हैं, कश्मीरी हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की नजर में ये सारे पाकिस्तान के ही मोहरे हैं और ये पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की हुकूमत इनको सामने रखती है और इसलिए उनको टारगेट किया गया। और ये आतंकी हैं मतलब ये इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि करेगा तो पाकिस्तान, और इनके नाम पर कोई जो जिसे कहते हैं कि युद्ध के जो नियम होते हैं वो इन पे लागू नहीं होंगे, बाकी जो ह्यूमन राइट्स के नियम होते हैं वो इन पे लागू नहीं होंगे, क्योंकि ये तो आतंकी हैं, ये पाकिस्तान के हैं नहीं। ये वाली आड़ ली जाती रही है, और उसी को जो ये ढकोसला रचा जाता रहा, उस ढकोसले पर भी ये 1000 किलो के बम गिरे हैं। ये उस ढकोसले पर भी 1000 किलो के बम गिरे हैं, जो मांग देश की तरफ से, देश की जनता की तरफ से होती रही। अयोध्या से हमारे साथ अनुराग राणा बहुत देर से जुड़े हुए हैं, और वहां पब्लिक है, पब्लिक का रिएक्शन है, हमने देखा। बाकी यहां पर रिएक्शन का इंतजार हो रहा है, लेकिन जो जनता का रिएक्शन, जो पहला रिएक्शन जनता का इस खबर सुनने के बाद, वो क्या आ रहा है वहां से, अनुराग? देखिए किशोर, हम सुबह से लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। दो चीजों को लेकर जबरदस्त उत्साह है लोगों में। एक कि भारत उन देशों में शुमार हो गया है कि उनके खिलाफ अगर कोई आतंकी कार्रवाई होगी तो मुंहतोड़ जवाब भारत वहीं जाकर के देगा। और दूसरा ये कि एलओसी के उस तरफ का जो हिस्सा है, जो कि भारत का हिस्सा है, वो पराया सा लगने लगा था इतने सालों में। लोगों का कहना है कि अब वो अपना लगने लगा है कि हमारे प्लेन्स वहां तक जाकर के आते हैं। तो ये जबरदस्त इस तरीके से उत्साह, आपको लगता है कि जिस तरीके से जवाब दिया पाकिस्तान को, एक सबक दे दिया उनको अच्छे से? మన భారతదేశం నుంచి పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ మొత్తం వచ్చే వరకు जैसे कि पूरे कश्मीर को अपने साथ में मिला लें, इस तरीके का जोश, इस तरीके का उत्साह है। तमाम जो संत समुदाय यहाँ पर है उनमें लेकर जबरदस्त उत्साह है। हमारे साथ यहाँ पर जी, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से हमला जो किया है, आपको लगता है मुंहतोड़ जवाब दे दिया? देखिए, मैं तो पहले तो उन मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि के स्वरूप में बताना चाहूंगा, मोदी जी को आभार और धन्यवाद कि जिस प्रकार हमारे हिंदुस्तान की सेना जिस प्रकार आतंकवादी मार रहे थे, उस प्रकार आज मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां के आतंकवादियों को सफाई किया। मैं मोदी जी से उम्मीद करता हूं कि वहां जितने भी आतंकवादी कैंप है उसको ध्वस्त करें। और किशोर जी देखिए, तिरंगा लेकर भी लोग यहाँ पर पहुंच गए। इस तरीके का उत्साह और जोश है, और ये भारत की गली गली में, हर सड़क पर है कि किस तरीके का उत्साह अब आप लोगों में है। जो बदला लेना चाहिए था वो लिया है भारत ने। आज दिल इतना खुश है कि आज हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो गया है। हमें लगता है कि आज जो है भारतीय सेना का जो हमारी वायुसेना है, उसने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर 88 किलोमीटर में घुसकर उनको ऊपर हमला किया है और लगभग 200 आतंकवादी मारे गए हैं, इससे हमें लगता है कि हमारी जो आज सरकार है, हमारी जो सेना है, बहुत सुरक्षित है और दिल आज खुश है। आज मैं सोच रहा हूं, मेरे जैसे पूरे भारत में जितने भी नौजवान हैं, वो यही सोच रहे होंगे कि आज जो जिस हाथ में हमारी देश की सुरक्षा है, हम लोग हमेशा सुरक्षित हैं। और ये हम लोग हमेशा सुरक्षित, और जो जिस तरीके का, मैं किशोर यही कहना चाहता हूं बार बार, कि जो आत्मविश्वास है लोगों का, वो एक तरीके से जबरदस्त तरीके से उस पर उत्साहवर्धन हुआ है। सेना के पीछे लोग खड़े हैं, सरकार के पीछे खड़े हैं और कह रहे हैं कि इसी जवाब की उम्मीद थी लगातार। आपको क्या लगता है, उचित जवाब दिया गया है? बिल्कुल उचित जवाब दिया गया। इसकी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। इसे ही कहते हैं 56 इंची सीना। इसके पहले भी आतंकवादी घर में घुस करके लोग मारते थे, लेकिन इस तरीके से किसी ने भी वार नहीं किया था जैसा कि मोदी जी ने किया। इस तरीके से किसी ने वार नहीं किया था, और अब सीधा संदेश कि घुसकर मारेंगे अगर इस तरीके का दुस्साहस पाकिस्तान दोबारा करेगा। ये मैसेज देना जरूरी था, और तमाम लोग जो यहाँ पर हैं उनका यही कहना है कि ये मैसेज तो देना जरूरी था, वो बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है और पाकिस्तान अब ये हिमाकत नहीं करेगा। जी हाँ, ये और अगर देखने वाले देख रहे हो कि हम अनुराग के पास अयोध्या में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देश को जो ये न सिर्फ खबर जो है एक उत्साह की तरह से आई है, एक अच्छी खबर की तरह से आई है, लेकिन इसमें सरप्राइज एलिमेंट जरूरी था। तो देश तो आज अयोध्या की खबर का इंतजार कर रहा था, लेकिन ये खबर कि हमने बदला ले लिया है पुलवामा का, ये आई रात में। और अयोध्या की खबर के लिए अनुराग वहां पहुंचे हुए थे। हमने बात करनी थी अनुराग से जनता के रिएक्शन के बारे में अयोध्या की खबर पर, लेकिन हुआ ये, और अब देश में ये उत्साह का सर्जन हुआ है।
हमारे साथ संदीप बोल लगातार बने हुए हैं। सीसीएस की बैठक चल रही है। संदीप, क्या खबरें आ रही हैं वहां से? देखिए, बैठक अभी भी जारी है और अमूमन उन सब चीजों पे अभी चर्चा हो रही है, जिसमें कि अब किस तरीके की आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये गीदड़ भपटी देता रहा है कि अगर भारतीय सेना ने कोई एक्ट किया तो उसका जवाब मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें जो है अभी फिलहाल चर्चा हो रही होंगी। और दूसरी चीज ये कि जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक को ऑन किया गया था और अब जो है दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक जो कि इंडियन एयरफोर्स ने किया, उसको कैसे ऑन करना है, आधिकारिक रूप से किस तरीके से जानकारी दी जाएगी। खत्म हो गई है सीसीएस की मीटिंग। ये तस्वीरें आ रही हैं पीएमओ से, प्रधानमंत्री निवास से, जहां ये सीसीएस की बैठक खत्म हुई है, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले, एनएसए अजीत डोभाल, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह उसमें थे, डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम नृपेंद्र मिश्रा थे सीसीएस की बैठक में, स्पेशल सेक्रेटरी पीएमओ पीके मिश्रा थे, कैबिनेट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सिन्हा थे, होम सेक्रेटरी अनिल गौबा थे। ये बैठक अभी अभी खत्म हुई है और इस बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है आधिकारिक तौर पर कुछ बताया जाएगा कि क्या क्या किस किस तरह से हुआ है। शायद सबसे पहले वायुसेना की तरफ से ये बयान आएगा कि क्या किस तरीके से ये हमला हुआ है, क्या क्या हमने वहां पर किया है। प्रबल, ये वो जो वायुसेना की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो इसलिए अहम क्योंकि ये सबसे पहली खबर उधर से आई पाकिस्तान से कि ये भारत के विमान आए थे। और देखिए, नहीं, पाकिस्तान को ये लगा कि उनके एयर स्पेस का वायलेशन हो गया है। हाँ। और उन्होंने उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया एयर स्पेस का वायलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान ये एडमिट कभी नहीं करना चाहेगा कि उसकी सरजमी पे पनप रहे आतंकी कैंप को हिंदुस्तान के लड़ाकू विमानों ने तबाह कर दिया। तो ये था। दूसरी बात, एयरफोर्स जाहिर तौर पर किसी कार्रवाई के बाद वक्त लगता है उसके असेसमेंट करने में कि डैमेज क्या हुआ है, जो हमने टारगेट था वो टारगेट हिट क्या हुआ है, कितना हुआ है, उस असेसमेंट में वक्त लगता है। इसीलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है कि वायुसेना को, जिसके बाद माना जा रहा है कि वायुसेना कुछ देर में रूबरू होगी और मीडिया के सामने बताएगी आखिर उसके ऑपरेशन, उसने किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसमें क्या पाकिस्तान में नुकसान हुआ। जी, सीसीएस की बैठक खत्म हुई है। उधर विक्रांत यादव वहां पर मौजूद हैं। विक्रांत, क्या खबर आ रही है उधर से? देखिए, अभी सीसीएस की बैठक खत्म हुई, करीब 1 घंटे के करीब ये बैठक प्रधानमंत्री के निवास पर चली। बैठक के बाद अभी गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण बाहर निकले और जो हमें जानकारी मिल रही है कि अंदर पूरे इस ऑपरेशन की जानकारी दी गई, किस तरीके से ऑपरेशन किया गया और एक आकलन जो एयरफोर्स की तरफ से लगाया गया है कि कितना वहां पर नुकसान हुआ है, जो टेरर कैंप है उनका, उसकी जानकारी सब दी गई है और किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसकी पूरी जानकारी सीसीएस के सदस्यों को बताया गया कि किस तरीके से जानकारी दी गई। अब ये उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद, क्योंकि जब यहां से निकले वित्त मंत्री अरुण जेटली और बाकी सदस्य, हमने कोशिश की थी जानने की, हालांकि यही सिर्फ कहा गया कि हो सकता है कुछ देर बाद एयरफोर्स इस मामले में। अभी तो यहां तक जो आज किया है, पिछले 10 दिन में जो पुलवामा के आतंकी साजिश करता थे उनको मार गिराया 100 घंटे में, इन मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया, 200% ड्यूटी लगाई, जो अलगाववादियों का सिक्योरिटी के बारे में निर्णय दिया और पानी जो भारत के हिस्से का भी जा रहा था न जाने देने का निर्णय किया और आज ये सेना का महापराक्रम किया है। तो निश्चित देश भर में एक माहौल है, मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। इसके बाद कांग्रेस के राहुल गांधी इंडिया, उन्होंने भी बधाई दी आपकी सरकार को। ये बहुत जबरदस्त देश के रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाया है सेना ने और सेना को इस तरह के कदम उठाने की छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। अब सेना के पीछे पूरा देश खड़ा है। प्रकाश जावड़ेकर, तो एक तरह से किसी मंत्री का पहला ये एक बयान आया है इस पूरे मामले पर। प्रबल, प्रकाश जावड़ेकर ने बेसिकली उन्होंने बताने की कोशिश की कि सरकार की सोच क्या है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान जब सीआरपीएफ, ये एक पहला रिएक्शन का है सरकार के किसी चेहरे का, किसी भी चेहरे का, सरकारी किसी चेहरे का पहला रिएक्शन है जिसमें उन्होंने माना कि हाँ एक वायुसेना की एक कार्रवाई हुई है। दूसरा, उन्होंने सरकार की उस सोच को भी सामने रखा कि पाकिस्तान के खिलाफ सरकार क्या क्या कर सकती है
और उन्होंने पूरा लिस्ट आउट किया कि जो अभी तक कदम सरकार ने उठाए हैं और ये भी बताने की कोशिश की, जिसे कहा ऑफिशियल एडमिशन पहली बार सरकार की तरफ से एक मंत्री का है कि हाँ वायुसेना ने वहां पे जाके कार्रवाई की। जी हाँ, याद रखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है, OIC जो है, इस्लामिक देशों का जो समूह है, जो उनका संगठन है, वहां 1 मार्च को गेस्ट ऑफ ऑनर है भारत। 1 मार्च को गेस्ट ऑफ ऑनर है भारत, UAE होस्ट कर रहा है, तो वहां पर 1 मार्च को गेस्ट ऑफ ऑनर भारत है। और ये इस हमले के बाद की एक पोजीशन होगी, भारत जो वहां पर रखेगा, अपनी बात रखेगा OIC में, बहुत अहम होगा ये 1 मार्च को देखना। संजीव श्रीवास्तव जी। जी निश्चित रूप से अब भारत की जो कार्रवाई है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना होगा भारत को कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत कितना दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कार्य करता है। और ऐसे में ये जो OIC की जो बैठक होने वाली है 1 मार्च को, इसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट, मुझे लगता है एक अच्छा अवसर मिलेगा और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जब भारत अपनी कार्रवाई को कन्विंस कराने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाली जो बैठक है और आने वाले जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो अन्य इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं उनके साथ जो हमारी मीटिंग्स होंगी वो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और भारत लगातार इस बात को कहता भी रहा है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ऑलरेडी चल रहे थे और अब आने वाले समय में जो अन्य बैठकें होंगी उसका भी काफी महत्व है। और भारत उन सारे मंचों का इस्तेमाल करेगा, सारी मीटिंग्स का इस्तेमाल करेगा अपनी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को पूरी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए। आप मुझे अच्छा संजीव जी मुझे मैं ये हम विमान की ये ग्राफिक्स देख रहे हैं बार बार, मिराज विमान का इस्तेमाल करगिल में भी किया गया, करगिल युद्ध में भी किया गया। इस तरह के ऑपरेशन के लिए मिराज विमान सबसे ज्यादा मुफीद है। जी निश्चित रूप से देखिए, मिराज विमान जो है 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट रहे हैं और ये मिराज विमानों के द्वारा ये जो स्ट्राइक की गई है ये प्रिसिशन स्ट्राइक है। ये स्ट्राइक एक टारगेटेड जो चिन्हित टेररिस्ट कैंप्स हैं ये उनके ऊपर की गई कार्रवाई है। ये ऐसी कार्रवाई है कि जिसमें कि ये गाइडेड तरीके से जो वेपन जाते हैं और हिट करते हैं। तो ये मिराज विमानों के माध्यम से संभव है। इस तरह के जो 4th जनरेशन मिराज विमान है इसके लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मिराज विमानों का जो चयन किया गया इस पूरे ऑपरेशन में ये बहुत ही अच्छा निर्णय था और इसके माध्यम से जो हमारी स्ट्राइक हुई है, आप कह रहे हैं प्रिसीजन स्ट्राइक, अगर आम लोगों को समझाया जाए प्रिसीजन स्ट्राइक का मतलब ये विमान खास तौर पर एक तो पहले से चिन्हित होता है कि इतना सा इलाका है, यहां जाना है, इस इलाके में ये कैंप है और इस कैंप में इतने बम गिराने हैं, इस समय से सीधा बिल्कुल प्रिसीजन गिराना है। हवाई रफ्तार से प्लेन चल रहा है, उसके साथ ही बिल्कुल प्रिसीजन से बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर ये मिराज विमान कर सकता है और वो उसने किया। जी देखिए, ये तो जो निशाने होते हैं वो तो चिन्हित होते ही हैं। जी। किन लोगों को टारगेट करना है, कहां पे किस कैंप पे टारगेट करना है वो तो चिन्हित किया ही गया था। साथ ही साथ जो हथियार जो वहां पे जा रहा है, जो बॉम्ब जा रहा है वो भी गाइडेड बॉम्ब होते हैं। अच्छा। वो भी बॉम्ब का भी जो हिट होगा, जो बॉम्ब का जो टारगेट होता है वो भी गाइडेड होता है। वो लेजर गाइडेड जो बॉम्ब होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज तरीके से हिट करते हैं किसी भी टारगेट को। तो मुझे लगता है कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है इसमें ये बहुत बड़ा चेंज आया है और मुझे लगता है कि मिराज विमान इस तरह के स्ट्राइक करने के लिए, प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए, गाइडेड स्ट्राइक करने के लिए लेजर गाइडेड बॉम्ब का आप अगर आम भाषा में हम समझने की कोशिश करें, यानी प्लेन गया, प्लेन ने बॉम्ब गिराया। अभी तक जो 30-40 साल 50 साल पहले होता था वो बॉम्ब गिराया, बॉम्ब प्लेन को निशाना बनाना पड़ता था कि बॉम्ब यहां गिराया और सही जाएगा। इसमें अब जो ये नए बॉम्ब हैं ये लेजर से गाइड होते हैं, यानी बॉम्ब को भी एक तरह से जानकारी है कि उसको कहां जाना है और वो एक प्रोग्राम्ड है उसमें कि ये लेजर के जरिए बिल्कुल यहीं जाएगा बॉम्ब और बॉम्ब को भी ये पता है कि उसको वहीं लगना है। डेफिनेटली यही सबसे बड़ा चेंज आया है। ये जो मॉडर्न वॉरफेयर में जो हाई टेक्नोलॉजी हमने जो पूरे विश्व में जो डेवलप की गई है, भारत भी उसका पार्ट है, उसमें ये चेंज आया है कि ये जो बॉम्ब जा रहे हैं, जो हथियार जा रहे हैं विमान से निकलने के बाद, उनको भी पता है कि उनको कहां जाकर हिट करना है। तो ये जो प्रिसीशन हो, इसकी वजह से कोई भी स्ट्राइक बहुत ही प्रिसाइज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा टारगेटेड हो जाती है। और ये खासकर के इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक में इस तरह के लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये निश्चित रूप से जो इस्तेमाल किया गया है ये निश्चित रूप से इसी वजह से किया गया है कि जो टेररिस्ट हैं, जो टारगेट हैं, सिर्फ उन्हीं को तबाह किया जाए, जो चिन्हित जो टारगेट हैं उन्हीं को तबाह किया जाए।
तो मुझे लगता है कि ये जो भारतीय सुरक्षा तंत्र की एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी कि इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए संजीव जी, रोक रहा हूं मैं आपको। उधर विदेश मंत्रालय की तरफ से खबर आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संदीप, क्या खबर है? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की तरफ से होगी? बिल्कुल, देखिए विदेश मंत्रालय की तरफ से जो है विदेश सचिव जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम दिया गया जवाहरलाल नेहरू भवन में, और ये सीधे तौर पर सीसीएस की बैठक में तय हुआ होगा कि इसके बाद जो है कौन जो है इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी देगा। चूंकि इससे पहले भी हम लोग बात करें, जब सर्जिकल स्ट्राइक जब सेना ने किया था उरी हमले के बाद, उस वक्त भी जो है बाकायदा यहाँ पे इस तरीके की ब्रीफिंग हुई थी, और ये टाइम भी अमूमन यही टाइम था जब जो है विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग की थी। उसमें जो है डीजीएमओ भी मौजूद थे। तो अब ये देखना होगा कि एफएस के साथ एयरफोर्स की तरफ से कौन होगा, लेकिन 11:30 बजे का टाइम तय किया गया है। 11:30 बजे जवाहरलाल नेहरू भवन जो है वहां पे जो है ये मीडिया से मुखातिब होंगे, और उम्मीद की जा रही है कि पूरी डिटेल्स जो कि इस सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी हुई